आ जाइए फटाक से, फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे, अगर आप लाइव आ गए हैं तो मुझे ये बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने कल की क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आपको याद होगा कि हमने पहले ब्लड पढ़ा, खून पढ़ा, ब्लड के बाद हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा हार्ट, हार्ट के अंदर हमने ब्लड वेसल्स, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आ जाइए, अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे आपको बतानी थी। चलिए आप लाइव आ जाइए, फिर उसके बाद मुझे एक चीज आपको बतानी है। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वैसे तो ये चैप्टर जब भी सिलेबस में आता है इसका नाम लिखा हुआ होता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र लिखा हुआ आता है। लेकिन इस चैप्टर से एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी होती हैं, है ना? वो बातें मैं पहले बताऊंगी, फिर अपना अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम नाम से। चलिए, सब कुछ क्लियर है? ऑल क्लियर? आकाश, सौम्या, पंकज, निक्की, राहुल, राजू, रोशन, रत्नेश, संजीत, खुशवा, है ना? सोक्ड ब्रेकअप, कोई घटना सुनने के बाद हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई घटना सुन लेता तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसके हार्ट में पहले कुछ प्रॉब्लम रही होती है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई से इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों बातें अलग है। ठीक है, ऑल क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। अच्छा बच्चों, आज सुबह मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी। राजस्थान में एक सरकारी नौकरी का पेपर हुआ था, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन देख रही थी। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका ऑक्टोपस होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑक्टोपस होता है उसके उसका जो खून होता है वो कौन से कलर का होता है? वो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैम ने पढ़ाया था जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। अब बच्चों, कुछ जगह लिखा हुआ है कि ये हीमोसाइनिन जो होता है, इसकी वजह से खून जो है वो ऑक्टोपस का नीला होता है। लेकिन कुछ आप देखोगे तो कुछ जगह आपको मिलेगा कि इसका खून जो है वो कॉपर धातु की वजह से, कॉपर धातु या कोबाल्ट धातु की वजह से क्या होता है? खून नीला होता है। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान में एग्जाम हुआ उसकी आंसर की मैंने देखी तो उसमें उन्होंने कॉपर को सही मान रखा था। हालांकि यहाँ पे कॉपर ज्यादा सही आंसर नहीं है। आपने अगर वो एग्जाम दिया है तो आप उसमें क्लेम भी कर सकते हैं। ज्यादा सही आंसर यहाँ पे हीमोसाइनिन होगा, हीमोसाइनिन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो हमेशा मतलब ऐसे रहते हैं, एकदम कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को फिर हम आंसर ना कभी कभी हमें ना इस तरीके से करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी मैम ने आपको गलत पढ़ा दिया है, नहीं बेटा, कोबाल्ट हमेशा नीला कलर देता है। अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी जो 12 होता है, बी 12 होता है, उसको कोबालमीन, है ना, वो कोबाल्ट और कोबाल्ट होता है उसमें, तो उस विटामिन का नाम भी ब्लू विटामिन पड़ता है, उसको नीला विटामिन कहता है ना? तो ऐसा तो याद रखिएगा बेटा कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको ये डाउट आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा कि वैसे यहाँ पे सही आंसर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हीमोसाइनिन दिया हुआ है। तो अगर हीमोसाइनिन, यहाँ पे हीमोसाइनिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं था तो इसको कॉपर सही माना है, हालांकि ये क्वेश्चन को क्लेम करना बनता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास आए कि ऑक्टोपस का खून नीला क्यों होता है, तो ऑप्शन में अगर हीमोसाइनिन है तो आपको वही सही करके आना है, वही आपको सही करके आना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। राइट, मैंने ये डाउट आपका खत्म कर दिया है। मेरी आदत है मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम के देखती रहती हूँ कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो जब भी कुछ नई चीज होती है तो मैं आपको ऐड कर देती हूँ। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अब एंडोक्राइन सिस्टम की परिभाषा जानने से पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, है ना? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या कि ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपने बहुत बार सुना होगा, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप पढ़ते भी हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम लीवर तो ऑर्गन होता है। आपने तो बोला लीवर एक ऑर्गन है, जैसे आपका हार्ट है, जैसे किडनी है, वैसे लीवर एक ऑर्गन है ना? तो वो बिल्कुल आपने सही बोला है, लीवर एक ऑर्गन है। लेकिन बेटा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन्स के साथ साथ उनको ग्लैंड्स या ग्रंथियां भी कहते हैं। अब ये ग्रंथियां क्या होती हैं ये आपको सुनना पड़ेगा।
बेटा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, अब कमेंट्स मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑर्गन्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अंग। अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है कि सबसे पहले सेल यानी कोशिका बनती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो टिश्यू कहलाती है। तो बेटा टिश्यूज का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है ना। यही आपको मैंने पढ़ाया था। तो आप जरा सुनिए, है ना, है ना। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनते हैं, ऊतकों के समूह से बनते हैं। तो या तो मैं ये कह दूं कि बेटा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, या मैं ये कह दूं टिश्यूज का ग्रुप है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स या कुछ ऐसे टिश्यूज का ग्रुप है जो क्या बनाता है। सुनिए, जो हमारे बॉडी में या तो कोई जूस बना रहा होगा, जूस को हिंदी में रस कहते हैं, लेकिन ये रस पीने वाला जूस नहीं है, गन्ने का जूस नहीं है, कोई मौसम्बी का जूस नहीं है, ठीक है। या फिर वो बनाता है एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जी मैम, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया है तो आगे पढ़ाया जाएगा। या ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हार्मोन बनाता हो, हार्मोन बनाता हो, हार्मोन जिसको हिंदी में हम हार्मोन लिखते हैं। अगर बच्चों इन तीनों चीज में से कोई एक भी चीज, कोई ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप बना रहा है तो आप उसको ऑर्गन तो कहोगे ही कहोगे, लेकिन साथ में आप उस ऑर्गन को ग्रंथि भी कहोगे, उसको ग्लैंड भी कहोगे। उसको क्या कहोगे आप, ग्लैंड्स कहोगे, ग्रंथियां कहोगे। इसका मतलब मैम ग्रंथियों की परिभाषा क्या हुई, ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे ऊतकों का समूह है, टिश्यूज का ग्रुप जो हमारी बॉडी के अंदर या तो कोई जूस बना रहा है। अब ये जूस क्या होता है, थोड़ी देर रुको। या वो कोई एंजाइम बना रहा है या कोई हार्मोन बना रहा है, तो उसे ऑर्गन बोलो, लेकिन आपको उसको ग्रंथि भी बोलना पड़ेगा साथ में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि लीवर, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत ऑर्गन भी तो होता है। लेकिन बच्चों लीवर जो है एक जूस बनाता है, बाइल जूस, पित्त रस बनाता है, इसलिए लीवर को आप ग्रंथि कह देते हो, इसलिए आपको लीवर को आप ग्रंथि भी कह देते हो। तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे ग्रंथियां या ऐसा ऊतकों का समूह है, टिश्यूज का ग्रुप, जो इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज बना रहा है, या तो एक बना रहा है या दो बना रहा है या तीन बना रहा है, लेकिन मिनिमम अगर इन तीनों चीज में से एक भी चीज बना रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं बच्चों। इसका मतलब मैम ग्रंथियां वही ऑर्गन्स होती हैं जो या तो जूस बना रही हैं या एंजाइम्स बना रही हैं, हार्मोन बना रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात पकड़े आप। अब बात यह आती है कि बेटा जो ऑर्गन्स या जो ग्रंथियां जूस और एंजाइम बनाएं, इस जूस में ही कभी कभी एंजाइम होते हैं और कभी कभी जूस में एंजाइम हो भी नहीं सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स, लवण वगैरह कुछ और हो सकता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम्स बनाती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहिश्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं, बहिश्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाए, जो हार्मोन बनाए सिर्फ, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इसका मतलब मैम हमें एक परिभाषा पता लग गई है कि ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम्स बना सकती हैं, या तो दोनों ही चीज बनाए या एक चीज बनाए इनमें से, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलोगे, उसको बहिश्रावी ग्रंथि बोलोगे आप। और जो हार्मोन बनाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। अब बच्चों ये तीनों ही चीज जो बना दे, जो जूस भी बना दे, एंजाइम भी बना दे और हार्मोन भी बना दे, यानी कि दोनों का मिक्स बना दे वो, तो उस ग्रंथि को आप क्या कहते हो, उसे आप मिक्स्ड ग्लैंड कहते हो। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, मैंने क्या समझाया। जो जूस हार्मोन बनाए उन्हें एक्सोक्राइन,
सॉरी, जो जूस और एंजाइम्स बनाए उन्हें एक्सोक्राइन, जो हार्मोन बनाए उन्हें एंडोक्राइन। जो तीनों चीज बनाते हैं दोनों का मिक्स हो गई ना, तो उसे आप मिक्स्ड ग्लैंड कह देते हो, उसे आप मिश्रित ग्रंथि कह देते हो। इसका मतलब मैम हमें डिटेल में पढ़ना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं। जी बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं, क्या बनाती हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने कहा ना कि आपका चैप्टर का नाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन उससे पहले आपको पीछे की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी बच्चों। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक्सोक्राइन से नहीं आता है, बहुत बार आ जाता है। हाँ, एक्सोक्राइन मोटा मोटा पढ़ना होता है, आपको एंडोक्राइन पूरा घुस के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो आइए नंबर 1 पे लिखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन सी होती हैं? 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एक बहिश्रावी ग्रंथि है। तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। अब आंसर करने के लिए आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। सुनिए बच्चों, सबसे पहली परिभाषा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है? अब होंगी तो हमारे शरीर में ही ना, ह्यूमन बॉडी में ही होंगी, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? सबसे पहली परिभाषा मैम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो या तो जूस बनाए या वो क्या बनाए, एंजाइम बनाए। ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर किसी रस या एंजाइम का श्रावण करती हो। किसका? या तो कोई जूस यानी रस बना रही है या एंजाइम का सिक्रीट कर रही है। सिक्रीट का मतलब होता है श्रावण करना, उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हो। अब दूसरी परिभाषा सुनो, इसकी जो एनसीईआरटी में एकदम क्लियरली लिखी हुई है बच्चों। इसका हिंदी में मतलब क्या है? बही, बही का मतलब होता है बाहर, बाहर, आउट। श्रावी का मतलब होता है श्रावण, सिक्रीट करना। ऐसी ग्रंथि जो अपना जूस और एंजाइम बना के अपने से बाहर निकाल दे, अपने से, अपने पास ना रखे, खुद के पास ना रखे, अपने से बाहर निकाल दे। अब वो बाहर कहां निकालेगी? या तो किसी दूसरे ऑर्गन में निकाल देगी या शरीर से ही बाहर निकाल देगी बेटा। ऐसी ग्रंथि जो अपने जूस को, अपने सिक्रेशन को, अपने श्रावण को जो उसने बनाया है, उसे या तो अब खुद बनाती है, बना के या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया, किसी दूसरे अंग को भेज दिया, या बॉडी से ही बाहर निकाल दिया, उसे आप कहते हो बहिश्रावी ग्रंथि। उसे आप क्या कहते हो बेटा? उसको कहते हो आप एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे समझो, मान लो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये रही, ठीक है, मान लिया, ठीक है। इसने अपना जूस बनाया, ठीक है, इसने अपना जूस बनाया, इसने अपना सिक्रेशन बनाया, रस बनाया, ऐसे बहुत सारा जूस बना रही है। अब ये क्या करेगी? इसके पास होती हैं ऐसे पतली पतली डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब होता है नलियां। डक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? नलियां। इसके पास पतली पतली नलियां होंगी और इन नलियों की सहायता से या तो ये क्या करेंगी, किसी दूसरे ऑर्गन में, मान लो ये कोई अदर ऑर्गन है, ये कोई अन्य अंग है, ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गन है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई दूसरा अन्य अंग है, उसके पास अपने जूस को ऐसे भेज देंगी इस नली की सहायता से। ये लो, तो इस ग्रंथि ने अपना सिक्रेशन, अपना श्रावण अपने से बाहर कर दिया, खुद के पास नहीं रखा, किसके पास भेज दिया? किसी दूसरे ऑर्गन के पास भेज दिया। या फिर क्या करती हैं, इन नलियों की सहायता से ये अपने सिक्रेशन को आउटसाइड द बॉडी, शरीर से ही बाहर निकाल देती हैं। कैसे? अभी एग्जाम्पल दूंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। आउटसाइड द बॉडी यानी कि शरीर से ही बाहर निकाल देंगी ये। मैम कैसे? चलिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी आंखों में आंसू बनते हैं? जी मैम। आंसू कहां बनते हैं? अंदर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आपकी आंखों में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम अश्रु ग्रंथियां कहते हैं।
आंसू बने कहाँ? अंदर। निकले कहाँ? जब आप आंसू रोते हैं तो आंसू कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। तो जो ग्रंथियां हैं आंसू बनाने वाली, उन्होंने आंसू बनाया, टीयर्स बनाए, और साइंस की लैंग्वेज में टीयर्स को जूस कहते हैं बेटा, ठीक है? तो बना के अपने पास नहीं रखा ना, शरीर से बाहर निकाल दिया। तो बताओ आंसू बनाने वाली ग्रंथि क्या होगी? एक्सोक्राइन ग्रंथि होगी। ऐसे ही आप समझो कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, बाइल जूस बनाता है और बना के अपने पास नहीं रखता है, वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में भेज देता है। अब छोटी आंत एक दूसरा ऑर्गन हो गया और लीवर एक दूसरा ऑर्गन हो गया, तो लीवर ने अपना जूस बना के अपने पास नहीं रखा ना, उसने छोटी आंत को भेज दिया, तो लीवर क्या हो गया? एक तो जूस बनाया, तो जूस बनाने वाली ग्रंथि क्या होती है? आप बताओगे एक्सोक्राइन। और लीवर ने अपना सिक्रेशन किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया, तो लीवर क्या हो गया? बहिश्राव्य ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि। चलिए एक और अच्छा एग्जांपल देती हूं। पसीना बनता कहां है? आपकी स्किन में ग्रंथियां होती हैं पसीना बनाने वाली। बना अंदर पसीना, और पसीना निकलता कहां है? शरीर से बाहर। तो पसीना बनाने वाली ग्रंथियां क्या होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी कोई भी ग्रंथि जो कोई जूस यानी लिक्विड बना रही है या एंजाइम बना रहे हैं, और बना के वो या तो किसी दूसरे ऑर्गन में भेज दे या शरीर से ही बाहर निकाल दे, किसकी सहायता से? किसी डक्ट की सहायता से, नलियों की सहायता से अपने शरीर से ही बाहर निकाल दे, उस ग्रंथि को आप एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हो, आप उसको बहिश्रावी ग्रंथि कहते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस मैम। तो मैं ये कह सकती हूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होती हैं? डक्ट्स होती हैं। तो पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? इनको हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है डक्ट ग्लैंड्स। इनके पास नलियां होती हैं, तो इनको नलिकाएं ग्रंथियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पतली पतली नलियां होती हैं, पाइप होती हैं, और उसी पाइप की सहायता से जो भी ये अपना सिक्रेशन बनाती हैं, वो सिक्रेशन कहां? या तो किसी दूसरे ऑर्गन में या बॉडी से बाहर निकाल देती है। क्या मेरी बात समझ में आई? जी मैम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे पूछेगा जूस या एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिश्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या डक्ट्स होती हैं? आप कहोगे यस। या आपसे पूछेगा डक्ट ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिश्रावी ग्रंथियां। अब मैम एग्जाम्पल दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दीजिए। कौन कौन सा? नंबर 1 पे लिखिए टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखना है आंसू बनाने वाली ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि। कौन सी? अश्रु ग्रंथि या आंसू बनाने वाली ग्रंथि। आंसू बनाने वाली ग्रंथि को हम कॉमन भाषा में टीयर ग्लैंड कह देते हैं, लेकिन पता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछे आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड्स लिखो, क्योंकि दो होती हैं बच्चा, ये हिंदी में सेम नाम है लेक्राइमल ग्लैंड्स। लेक्राइमल ग्रंथियां हो जाएगा बस। अब मुझे बताओ आंसू आंसू बनाने वाली ग्रंथियां क्या बनाएंगी? आंसू बनाएंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आंसू बनते कहां हैं? टीयर्स कहां बनते हैं? शरीर के अंदर, आंखों के अंदर बनते हैं। और आंसू निकलते कहां हैं? बाहर निकलते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि लेक्राइमल ग्लैंड किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अब मैं अगर आपसे पूछूं आंसू कहां बनते हैं, तो सिंपल सी बात है मैम, आंख में बनते हैं। तो बेटा अगर आपसे पूछ ले लेक्राइमल ग्लैंड्स कहां होती हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो लिख दो आईज में होती है बेटा, आंखों में होती है। ये कहां होती है? आपकी आंखों में होती है। आंखों में इस हिस्से में अंदर की तरफ होती है। पतली पतली डक्ट्स होती हैं, जब रोते हो तो नलियों से आपके आंसू टप 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 टपक के बाहर आ जाते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। अब दूसरी लिखो। दूसरी जो ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन, उनको बोलते हैं हम स्वेटिंग ग्लैंड्स। स्वेटिंग ग्लैंड्स, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। पसीना आता है, सबको आता है, आना भी चाहिए पसीना, नहीं आता है तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। अब पसीना बनाने वाली ग्रंथियों का दूसरा नाम भी होता है एक, इनको बोलते हैं सेबासियस ग्लैंड। लिख दीजिएगा बेटा, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? सेबासियस ग्रंथियां। सेबासियस ग्लैंड्स दूसरा नाम किसका होता है? पसीना बनाने वाली ग्रंथियों का।
हिंदी में सेम नाम है सेबासियस ग्रंथियां। कभी कभी इसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, तेल बनाने वाली ग्रंथियां। हाँ, यही तेल भी बनाती हैं बेटा। देखते हो ना, आप बालों में तेल नहीं लगाते हो, फिर भी 5-7 दिन तक अगर लड़कियां बाल नहीं धोती हैं तो उनकी स्कैल्प में तेल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। कुछ लड़कियां बोलती हैं हमारी स्किन ऑयली है इसलिए में पिंपल्स हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बॉडी से भी ऑयल निकलता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप बताएंगे पसीना बनाने वाली ग्रंथियां या तेल बनाने वाली ग्रंथियां, इनका नाम सेबासियस ग्लैंड होता है। और ये कहाँ होती है, पसीना कहाँ से निकलता है? स्किन, ये हमारी त्वचा में होती है बच्चों। आप जानते हैं हजारों स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। सबसे ज्यादा स्वेटिंग ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? आपके अंडर आर्म्स में, है ना, और हथेली में। आप देखिएगा हमेशा और हमेशा इंसान को सबसे ज्यादा पसीना कहाँ आता है? आपके अंडर आर्म्स में आता है, और दूसरा आपके हाथों में, हथेलियों में आता है। तो आप बताएंगे कि जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथि होती है, उनका दूसरा नाम सेबासियस ग्लैंड होता है। और ये कहाँ होती है? हमारी पूरी स्किन में होती है। स्किन तो सब जगह है, तो सारी स्किन में क्या होती है? पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। अब कुछ जगह ये ज्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है। तो जहां ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पसीना आ जाता है। ठीक है, तीसरी ग्रंथि सुनो। तीसरी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं लीवर। लीवर को हिंदी में हम यकृत बोल सकते हैं या जिगर। बोलते ना तेरे में जिगरा नहीं है बेटा, वो इसी की बात होती है, लीवर। अब सबसे पहले लीवर को यहां क्यों लिखा? क्योंकि लीवर एक जूस बनाता है बेटा। लीवर क्या बनाते हैं? एक जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस बनाता है, जिसको हिंदी में हम पित्त रस कहते हैं। और ये बना के किसी दूसरे ऑर्गन में, अब आप कहोगे मैम बाइल जूस तो शरीर से बाहर नहीं निकलता। अरे ढंग से पढ़ो ना, आपकी मैम ने कहा है कि या तो शरीर से बाहर निकलेगा या शरीर के ही किसी दूसरे अंग में चला जाएगा, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो बेटा बाइल जूस लीवर ने बनाया, जूस बनाया है, तो इसे क्या बोलना पड़ेगा? एक्सोक्राइन ग्रंथि। अब आप कहोगे मैम लीवर होता कहां है? होता कहां है? तो बेटा लीवर जिस हिस्से में होता है उसको एब्डोमिनल हिस्सा कहते हैं। हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड में ज्यादा झुका हुआ होता है लीवर। इसका वजन 1.5 टू 1.7 किलोग्राम होता है। खैर ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप इसका पहले लोकेशन लिखो, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा, उदर एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हम पेट कहते हैं। पेट के राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपका लीवर होता है। ठीक है, चौथा सुनो, चौथी कौन सी होती है? चौथी जो ग्रंथियां होती हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पेट। पेट। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं बेटा, गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, है ना। और ये गैस्ट्रिक जूस बना के अपने पास नहीं रखती हैं, ये बाहर निकाल देती हैं। जब खाना पेट में आता है तो उस पेट में मिक्स कर देती हैं। तो जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती हैं। अब जूस बनाती हैं तो इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जी मैम बिल्कुल बोलेंगे। अब कहां होती हैं ये जठर ग्रंथियां? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस कहां होता है? पेट में होता है, तो ये स्टमक में होती हैं, आपके पेट में होती हैं बच्चों। पेट में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने। अगला लिखो, अगला एग्जाम्पल 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो एग्जाम्पल आता है वो आता है बच्चों आपका मेमरी ग्लैंड्स। अब ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आज सुन लीजिए। मेमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? हिंदी में कहते हैं दूध बनाने वाली ग्रंथियां। दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। वो ग्रंथियां जो दूध बनाती हैं, ये ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ फीमेल मैमल्स में होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती हैं? फीमेल्स में होती हैं, लड़कियों में होती हैं, मादाओं में होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। और ये क्या बनाती हैं? दूध बनाती है। जब कोई लड़की मां बनती है तो बेटा उसके चेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो दूध बनाती हैं। अब दूध बनता अंदर है, निकलता बाहर है। जब बच्चा दूध पीता है तो वो बाहर निकलता है, तभी तो पी पाता है ना।
तो मेमोरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। और कहाँ होती हैं ये चेस्ट में होती हैं, ये वक्षीय गुहा में होती हैं, चेस्ट कैविटी में होती हैं, वक्षीय गुहा में पाई जाती है। राइट जी मैम, आ गया बात समझ में। चलिए अब अगली एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? अगली एक्सोक्राइन ग्लैंड आती है, उनको बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं लारीय ग्रंथियां। नाम से क्लियर है, ऐसी ग्रंथियां जो लार बनाती हैं। लार बनता कहाँ है? मुंह में, है ना। एक तो लार को साइंस जूस कहती है, दूसरा लार के अंदर एंजाइम भी होता है, और लार आप देखते हो मुंह से बाहर भी तो आती है। तो बना अंदर निकला बाहर, जूस है, एंजाइम है, तो एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हो गया। और लारीय ग्लैंड्स होती कहाँ है? बनाती क्या है? सलाइवा बनाती है, लार बनाती है। 1 से 1.5 लीटर लार आपके मुंह में पर डे बनता है बेटा। कहाँ होती है? माउथ में होती है, मुख में होती है, आपके मुंह में होती है। ठीक है जी मैम। अब आओ अगला, सातवां जो आपका ग्लैंड है एक्सोक्राइन, उसका नाम होता है पेनक्रियास, अग्नाशय। अब आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ा है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। पेनक्रियास इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। बेटा मिक्स्ड कब बनी वो? जब वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करी तो वो मिक्स्ड बनी। तो पेनक्रियास को हम एक्सो में भी रखते हैं और एंडो में भी रखते हैं। अब एक्सो में क्यों रखते हैं? क्योंकि पेनक्रियास बनाता है एक जूस, जिस जूस को कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं हम? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं। वो रस जो अग्नाशय बनाता है उसको हम अग्नाशय रस कहते हैं। अब पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बना के अपने पास नहीं रखता है, छोटी आंत में भेजता है बेटा। तो यही तो मैंने परिभाषा लिखवाई है एक्सोक्राइन की। कहां होता है पेनक्रियास? ये भी होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये भी कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, उदर गुहा में होता है, लिख दीजिए। तो ये हमारे शरीर की मेन एक्सोक्राइन ग्लैंड से 7, जिनके नाम, जिनके लोकेशन और क्या बनाती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एक बार फिर से सुन लो। ये 7 ऐसी ग्रंथियां हैं जो या तो कोई जूस लिक्विड बना रही हैं या एंजाइम बना रही हैं, बना के या तो किसी दूसरे ऑर्गन में भेज रही होंगी, किसी नली की सहायता से, डक्ट की सहायता से, या शरीर से ही बाहर निकाल रही होंगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इनको बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब आपका एग्जामिनर पूछता है इनमें से सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा जो आंख में होती है, जिनको आप टीयर ग्लैंड्स कहते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो लिख दो, ये स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां पूछे कौन सी होती है, कहां होती है? तो लिख दो, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी बहिस्रावी ग्रंथि, नॉट अंतःस्रावी, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? लैक्राइमल ग्लैंड। ये सबसे छोटी होती है, आंख में होती है, आंसू बनाती है। अब आप कहोगे मैम सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो बेटा ये लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर तो एक्सो एंडो सब में सबसे बड़ा है। तो लिख दो, लीवर सबसे बड़ा होगा। तो लीवर के आगे लिख देना, इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ी है बेटा। ठीक है, 1.5 to 1.7 किलोग्राम का होता है यकृत। आई मेरी बात समझ में? पूनम कह रही है मैम समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ऐसा क्या पढ़ा दिया जो मैम ने समझ में ही नहीं आ रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ये चैप्टर, फिर आगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, है ना। बहुत सही से सब बात पढ़ा रही हूँ बेटा मैं, बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में। अभय जी कह रहे हैं दिस क्लास इज रियली लाइव। बेटा 1:30 हो गया, 28 तारीख है, 28 है ना अगस्त। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण दूं कि मैं लाइव हूं कि नहीं हूं, है ना। इससे ज्यादा तो बेटा आप मेरे घर आ जाओ, स्टूडियो में बैठ जाओ और देख लेना कि आपकी मैम लाइव पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कितनी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने पढ़ाई है आपको? 7।
साथ के साथ नाम याद होने चाहिए, साथ के साथ क्या बनाती है ये याद होना चाहिए, और इनका लोकेशन, इनका स्थान याद होना चाहिए। कौन सी कहां होती है ये आपको याद होना चाहिए। हो गया। चलो अब दूसरी प्रकार की ग्रंथियां पढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है। हमारे चैप्टर का नाम था एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम। वो सिस्टम जिसके अंदर हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यहां से चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन बच्चों बहुत सारे एग्जाम में एक्सोक्राइन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मोटा मोटा आपको पढ़ाना पड़ा मुझे। अब आइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, नाम से ही क्लियर है। अंतः का मतलब होता है अंदर, जो अंदर होती है हमारे शरीर के, और अंदर ही बनाती है अपनी चीजें, है ना, ये बाहर नहीं निकालती हैं कुछ भी। तो सबसे पहली परिभाषा आपको पता होना चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो क्या बनाती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं। अरे आपने बहुत सारे हार्मोन का नाम सुना होगा। थायराइड हार्मोन्स, लड़कियां कहती हैं मेरा थायराइड बढ़ गया घट गया, डॉक्टर ने बोला है। आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है ना। लड़की एक और हार्मोन का नाम सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन। ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन बनाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब आपने कभी देखा है कि हमारे शरीर से हार्मोन बाहर आ रहे हैं? नहीं, हार्मोन बाहर थोड़ी ना आते हैं। कभी देखा है कि मेरे आंख से हार्मोन निकल रहा है, मेरी नाक से हार्मोन निकल रहा है, कान से निकल रहा है? नहीं ना, हार्मोन्स अंदर बनते हैं, अंदर ही निकलते हैं। अब सुनो जरा, ये जो ग्रंथियां होती हैं ये पाउच जैसी होती है, थैली जैसी होती है। मान लो कि यहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसने क्या बनाया, इसने हार्मोन बना दिया। ठीक है, हाँ जी मैम, हार्मोन बना दिया। अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग नाम का हार्मोन बनता है, और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। अब ये हार्मोन कहाँ होते हैं बेटा, ये हार्मोन जो है ना, इनके पास खून आता है, ऐसे खून आता है हार्मोन के पास। क्या आता है, ब्लड आता है, खून आता है, और खून अपने साथ हार्मोन को मिक्स कर लेता है। खून आएगा इस ग्रंथि के पास, अपने अंदर हार्मोन को मिक्स कर लेगा, और मान लो इस हार्मोन का टारगेट पार्ट यहां है। इसका टारगेट पार्ट का मतलब हो गया इसे यहां आके काम करना है बेटा, यहां, ये हिस्सा इस हार्मोन का टारगेट पार्ट। तो ये हार्मोन बना यहां, टारगेट तक कैसे पहुंचेगा, खून की सहायता से। खून इस हार्मोन को अपने अंदर मिक्स कर लेगा, और खून तो आप जानते हैं ऐसे 24 घंटे सातों दिन घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब ये खून यहां आएगा इस टारगेट पार्ट तक, तो यहां क्या छोड़ जाएगा, ये हार्मोन छोड़ जाएगा। बस आप इतना शब्द याद कर लो कि हॉर्मोन्स आर ऑलवेज मिक्स्ड इन ब्लड। हॉर्मोन्स किस में मिक्स्ड होते हैं, खून में ही घुले हुए होते हैं। इसीलिए जब आप अपना किसी भी हार्मोन का टेस्ट करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो बेटा डॉक्टर क्या निकालता है, खून निकालता है। कहता है खून का सैंपल दे जाओ, अगले दिन आपको रिपोर्ट्स में देता है ये हार्मोन कम है, ये हार्मोन ज्यादा है ना। आई बात समझ में, तो आप क्या लिखोगे, हार्मोन्स हमेशा खून में घुले हुए होते हैं। हॉर्मोन्स खून में मिक्स है, खून में घुले हुए होते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अपने टारगेट पार्ट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं, हॉर्मोन्स की सहायता। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो खून की सहायता से पहुंचते हैं बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मान लो ये कोई हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है, इसने हार्मोन बना दिया, तो ये हार्मोन पहुंचना यहां है, इसका टारगेट पार्ट ये है, तो किसकी सहायता से पहुंचेगा ये, तो बेटा ये पहुंचेगा खून की सहायता से।
खून आएगा, इस हार्मोन को अपने साथ मिक्स करेगा और खून यहां से आएगा इस हिस्से पे, तो यहां हार्मोन अपने टारगेट पार्ट तक पहुंच गया। किसकी सहायता से? हार्मोन की सहायता से। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे हार्मोन्स किसकी सहायता से टारगेट पार्ट तक पहुंचते हैं, या हार्मोन्स हमेशा किसमें घुले हुए होते हैं, तो खून में घुले हुए होते हैं। इसीलिए जब भी आपके किसी हार्मोन का टेस्ट करना होता है तो डॉक्टर खून लेता है, क्योंकि उस खून में है, उस खून में हार्मोन है। आई मेरी बात समझ में? जी मैम। और ये हार्मोन बनाने वाली कुल कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हमारे शरीर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुल 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी बच्चों? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन 9 के 9 को हमें पढ़ना है डिटेल में। जब ये पढ़ लोगे 9 की 9, तब समझना कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, लेकिन बेटा अगर मैं पिछले 5 साल से एग्जाम का पैटर्न्स देखूं ना, तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। वो कोई एग्जाम हो, सीजीएल का हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? है ना? आगे बात समझ में? तो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर। और कैसे होती हैं? इस फोटो को देखो। ये पूरी की पूरी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा। सबसे पहले हम इनके नाम याद करेंगे, इनकी लोकेशन याद करेंगे कि कहां कहां होती हैं ये। तो चलिए फिर एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। 9 से 10 नहीं होती बेटा, 9 ही होती है। 9 से 10 नहीं होती बेटा, 9 ही होती है ना? चलिए फिर नंबर 1 पे सबसे पहला आप मुझे बताओ, मैं ऐसे खड़ी हूं, सबसे ऊपर मेरा कौन सा ऑर्गन है? मैम ये आपका क्रैनियम कपाल है, इस कपाल के अंदर ब्रेन है, तो मेरा ब्रेन सबसे ऊपर है। तो ब्रेन में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए नंबर 1 पे लिखेंगे, ब्रेन में जो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अरे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और दूसरी जो मैं लिखने वाली हूं वो तो बहुत फेमस ग्रंथि है, आप सबने नाम सुन रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड याद है? कितनी बार पढ़ते हो आप? पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। हाँ वैसे हिंदी में पिट्यूटरी भी लिखा हुआ आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदी वालों को पिट्यूटरी और पीयूष दोनों लिखना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में जो तीसरी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड। हाँ इसकी फुल फॉर्म पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है, हिंदी में कहते हैं पीनियल काय ग्रंथि। और ये तीनों की लोकेशन लिखो, पता है ये कहां होती हैं? इन तीनों की लोकेशन लिख दो आगे। ये तीनों हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। तो अगर आपके एग्जामिनर ने पूछ लिया ब्रेन में कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? ये 3, ये 3। ऐसा कुछ नहीं है मोहित की पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो ये समझ में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का योगदान यहाँ कुछ नहीं है बेटा। अब आ जाओ ब्रेन के बाद आओ, देखो फेस आता है, फेस पे एक भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। इसके बाद आता है मेरा गला, गले में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी। गले में जो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अरे थायराइड ग्लैंड के बारे में सुना है? मेरा थायराइड बढ़ गया, लड़कियां बोलती है ना, अवटु ग्रंथि, हिंदी में इसका नाम होता है अवटु ग्रंथि, लेकिन एग्जामिनर थायराइड ग्लैंड ही टाइप कर देता है। हमारी गले में दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड के पैरों में होती है बेटा ये, तो इसीलिए इसका नाम भी पैराथायरॉइड पड़ गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सी बच्चा? पैराथायरॉइड।
और ये दोनों कहाँ होता है? ये दोनों ही हमारे थ्रोट में होती हैं। थ्रोट का मतलब होता है गला। थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला होता है। कभी कभी कुछ एग्जाम में आ जाता है नेक में, गर्दन में होती है। ठीक है, कुछ हद तक सही मान सकते हैं, तो इसको गर्दन ही तो बोलते हैं इस हिस्से को। अरे इस हिस्से को वो क्या बोलते हैं? गर्दन ही तो बोलते हैं। ठीक है जी मैम। अब आओ, गले के बाद आया आपका चेस्ट वाला हिस्सा, और चेस्ट में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। जिसका नाम क्या होता है? थाइमस ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। इसकी लोकेशन क्या लिखूंगी? इसकी लोकेशन लिखूंगी चेस्ट में। ये हमारी छाती में वक्षीय हिस्से में होती है, चेस्ट कैविटी में होती है। ठीक है, छाती या वक्षीय गुहा कुछ भी लिख लो हिंदी में। ठीक है, हाँ जी मैम। अब आइए, छाती के बाद आता है जहां पे आपकी चेस्ट खत्म होती है, इस हिस्से को जहां से पेट शुरू होता है, इसे बोलते हैं एब्डोमिनल हिस्सा। और एब्डोमिनल हिस्से में होती है 7 नंबर पे पेनक्रियास। मैम पेनक्रियास तो आपने एक्सोक्राइन में भी लिखा, यहां भी लिख रही हो, ये कैसी बात है? बेटा पेनक्रियास एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करती है, तो हमें दोनों में ही पढ़ना पड़ता है इसको। तो पेनक्रियाज की लोकेशन क्या लिखूं? कहां होती है? अभी मैं फोटो दिखा के सब क्लियर कर दूंगी आपको कौन सी कहां होती है, घबराओ मत तुम लोग। पेनक्रियाज का लोकेशन लिखो, ये होती है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी, हिंदी में कहते हैं हम इसको उदर गुहा। ठीक है, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। जहां से आपका पेट शुरू होता है, जहां पे आपकी छाती खत्म हो जाती है, उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। राइट जी मैम। अब आइए जरा 8 नंबर पे। आप पेट जहां खत्म हो जाता है वहां पे निचले वाले हिस्से में, यहां पर आपकी पीछे की तरफ किडनियां शुरू होती हैं, और किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं, तो 8वीं लिखेंगे हम यहां पर। कौन सी? 8 नंबर पे आएगी बेटा हमारी एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में एड्रीनल भी लिख सकते हैं और अधिवृक्क ग्रंथि भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। ये किडनी के ऊपर होती है। कहां पे होती है? किडनी के ऊपर लिख सकते हैं आप, किडनी के ऊपर। किडनी को हिंदी में गुर्दा भी लिखते हैं, तो गुर्दे के ऊपर होती है। टोटल कितनी हो गई? 8। अब 9वीं कौन सी होती है? 9 नंबर पे। 9 नंबर पे जो ग्रंथि होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड्स, और हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन ग्रंथि। वो ग्रंथि जो जनन में, रिप्रोडक्शन में काम आती हैं बेटा, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं उनको बोलते हैं हम गोनेड्स। लैंगिक जनन ग्रंथियां रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। अब ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो लड़के का अलग होती हैं और लड़की की अलग होती हैं बेटा। उनके नाम आगे बताएंगे आपको। लड़कों वाले को टेस्टिस, वृषण कहते हैं, लड़कियों वाले को ओवेरी, अंडाशय कहते हैं। अब ये कहाँ होती हैं? ये होती हैं बिलो इंटेस्टाइन्स, जहां पर आपकी दोनों आंतें खत्म हो जाती हैं और उसके नीचे वाले हिस्से में होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम आंतों के नीचे। आंत तो छोटी आंत, बड़ी आंत जहां खत्म हो गई है उसके नीचे वाले हिस्से में, इंटेस्टाइन लोअर आप बोलते हो पेल्विक हिस्सा, उसमें होती है। तो ये रही आपकी 9 की 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक बार फिर से सुनो। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों हमारे ब्रेन में होती हैं। फिर गले में 2 होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड। फिर छाती में एक होती है, थाइमस। और फिर जहां से पेट शुरू होता है वहां पे पेनक्रियास होता है, और किडनी के ऊपर एड्रिनल होती है, और लास्ट में गोनेड्स, जिनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जनन ग्रंथियां कहते हैं। अब इसी चीज को इस डायग्राम से समझो, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम लगा हुआ है। आइए मैं आपको बताती हूं, सुनिए जरा इसमें क्या लिखा रखा है। ये इस लड़की का ब्रेन है, इसमें अंदर की तरफ ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, मैंने यही तो बताया था 3 होती हैं ब्रेन के अंदर। हाँ जी मैम। अब क्या आता है? आपका गला आता है, गले में थायराइड, पैराथायराइड, 5 होगी। हाँ जी मैम। अब आपका चेस्ट आता है, छाती आता है, छाती में कौन सा? थाइमस। अब ये देखो यहां पर पेट से, जहां पे आपका पेट शुरू हुआ है उस हिस्से में पेनक्रियास।
अब ये देखो किडनी है, आपके दोनों गुर्दे हैं और गुर्दों के ऊपर ये रही एड्रिनल ग्लैंड्स और फिर आती हैं गोनेट्स। गोनेट्स को बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथि। लड़कियों में जो गोनेट्स होती है उसको ओवेरी अंडाशय कहते हैं और अगर लड़का है तो उसमें टेस्टिकल। दो होते हैं तो टेस्टिस, एक को बोलते हैं टेस्टिकल, वृषण कहते हैं हिंदी में। बस बस क्या समझ में आया? मैंने नो की नो गिनवा दी आपको। ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में बनती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, आ गई बात समझ में? अगर लड़का है तो उसमें इस तरीके से होंगी, लड़कियां हैं तो उसमें इस तरीके से होंगी। अब बात आती है मैम इनकी नंबर्स कितने हैं। अब आपको इनकी संख्या लिखनी है, जरा लिखते जाइएगा कौन सी ग्रंथि की कितनी संख्या है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि नंबर में एक होती है, हाइपोथैलेमस एक ही होती है बेटा। पिट्यूटरी भी नंबर में एक है, संख्या में एक है बच्चों। पीनियल बॉडी ग्लैंड भी एक होती है बेटा संख्या में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड भी संख्या में एक होती है। पैराथायराइड चार होती हैं। पैराथायराइड के आगे इनकी संख्या लिखना, ये चार होती हैं। हाँ, हमारे गले में चार पैराथायराइड होती हैं। थाइमस एक होती है बच्चा संख्या में। पैनक्रियास एक होता है बच्चा संख्या में। एड्रिनल ग्लैंड्स दो होती हैं बच्चों संख्या में। दो दो किडनी तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक, और गोनेट्स जो होती हैं वो भी दो होती हैं। ये लो, ये इनका नंबर याद करना है। संख्या याद होनी चाहिए आपको, याद करनी ही करनी पड़ेगी आपको। संख्या में कर लोगे कौन कौन सी, कहां पे, नंबर में कितनी, ठीक है। हाँ जी मैम, आइए इस फोटो से आपको बता देती हूँ, आपको और ज्यादा नंबर्स में क्लियर होना है तो ये तीनों एक एक होती हैं। थायराइड एक होती है, थायराइड के चार किनारों पे ऐसे पैराथायराइड चार होती हैं बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड चार होती हैं। थाइमस एक होता है, पेनक्रियास एक होता है बच्चों। एड्रिनल ग्लैंड्स दो होती हैं, देखो ना, एक किडनी तो इसके ऊपर, दूसरी किडनी तो इसके ऊपर, ठीक है। ओवेरी अगर लड़की है तो लड़की में दो अंडाशय होते हैं, दो ओवेरीज होते हैं। अगर लड़का है तो उसमें दो टेस्टिस होते हैं, वृषण दो होते हैं। तो इनके नंबर्स याद करना पड़ेगा। कर लोगे? जी मैम। अब बात करेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है, तो आइए जरा नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डालकर आपको दो चीजें लिखनी है, तीन, दो नहीं दो। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लार्जेस्ट एक्सोक्राइन कौन सी है, बताना जरा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन कौन सी थी, जल्दी से आंसर कर दो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपके गले में होती है, जिसको आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसको हिंदी में कभी कभी अवटु ग्रंथि कहते हैं, ये सबसे बड़ा है बेटा, है ना? हाँ जी मैम। अब इसी का अपोजिट कर दो, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल काय ग्रंथि होती है। कौन सी बच्चों? लिख दो, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि, ये सबसे छोटी है। अब पीनियल काय ग्रंथि के बाद दूसरे स्थान पे सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तब आप करके आइएगा। दूसरे स्थान पे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में लिखो, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि पीनियल के बाद छोटा कौन होगा? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, जिसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड।
हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे? पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख दीजिए। अब बच्चों, क्योंकि मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको एग्जामिनर के हिसाब से देने पड़ते हैं। सुनो सुनो ध्यान से। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वहां पे एग्जामिनर ऑप्शन में पीनियल नहीं डालता है, वो पिट्यूटरी डालता है। तो पिट्यूटरी सही करके आओगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप किसको सही करके आओगे? पीनियल ग्लैंड को। अगर एग्जामिनर ने पूछा विच वन इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और ऑप्शन में पीनियल नहीं है, पिट्यूटरी है, बाकी के तीन ऑप्शन कुछ और है, क्या सही करके आओगे? पिट्यूटरी। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा कौन सी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन में पिट्यूटरी और पीनियल दोनों है, तो बेटा ज्यादा छोटा पीनियल होता है, आंसर पीनियल होगा। समझ लेना इस बात को, अच्छी बात बता दे रही हूं मैं, एकदम कर दोगे आंसर। लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक जब भी ये क्वेश्चन आया है ना कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो कभी भी पीनियल ऑप्शन में नहीं था, हमेशा पिट्यूटरी था। तो आपको पिट्यूटरी करके आ जाना चाहिए था बस। तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन लीवर, सबसे छोटी एक्सोक्राइन आंख वाली लेक्राइमल, सबसे बड़ी एंडोक्राइन थायराइड, सबसे छोटी एंडोक्राइन पीनियल, पीनियल के बाद पिट्यूटरी। अब मैम इन सब में सबसे बड़ा कौन है? एक्सो एंडो सब में सबसे बड़ा, तो भैया सबसे बड़ा लीवर है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? लीवर। इसीलिए आप जो किताब पढ़ते हो ना ल्यूसेंट, उसमें लिखा हुआ यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन सब में सबसे बड़ा लीवर है बेटा, लीवर, यकृत, ठीक है। लेकिन लीवर है कौन सी? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन बोलेगा तो हम कौन सा करेंगे? आप थायराइड करके आओगे। तो क्या होती है ग्रंथि, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हमें ये नो की नो पढ़नी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हमें पूरी की पूरी नो पढ़नी है। एक एक क्लास में तीन तीन खत्म करेंगे, 3 क्लास बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ कुछ बहुत छोटी हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी ये नो की नो क्या बनाती हैं। आप मुझे ये बताओ, ये नो की नो हार्मोन बनाती हैं। अब कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन का क्या काम है। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो बीमारी, हार्मोन ज्यादा हो गया तो बीमारी। इसीलिए कहते हैं हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए, हार्मोन्स हमेशा संतुलित अवस्था में पाए जाने चाहिए। ना हार्मोन्स कम होने चाहिए, ना हार्मोन्स ज्यादा होना चाहिए। अगर कम भी हुआ तब भी बीमारी, ज्यादा भी हुआ तब भी बीमारी। तो ना हार्मोन्स कम, ना हार्मोन्स ज्यादा, हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। तो कल सबसे पहले बताऊंगी ये हार्मोन होते क्या हैं, किसके बने हुए होते हैं। फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, 3 पढ़ेंगे, 9 है, खत्म हो जाएगा 3 क्लास में, है ना। आई बात समझ में मेरी बात? हाँ बेटा, पेनक्रियाज बजरंगी बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड में हम पेनक्रियाज और गोनैड्स दोनों को रखते हैं। अभी बताएंगे इस चीज को, रुक जाइए अभी थोड़ा, जब मिक्स्ड ग्लैंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले मैं कल बताऊंगी ये हार्मोन होते क्या हैं, आखिर ये हार्मोन इतना अच्छा शब्द कहां से आया, तो ये हम कल बताएंगे। क्या है हार्मोन्स, किसके बने हुए होते हैं। बहुत बार सुनते हो हार्मोन्स होते हैं, अरे हार्मोन्स किसी ना किसी चीज के बने तो होंगे। आप जो बाहर से खाना वाना खाते हैं इसी से हार्मोन बनते हैं। इसलिए जब आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं भैया। इसलिए लड़कियां कह देती हैं मुझे थायराइड हो गया। हार्मोन कहीं बाहर से थोड़ी ना अपने शरीर के अंदर आते हैं, अंदर ही बनते हैं बेटा। अब बनेंगे कहां से? आपके खाने पीने से। तो डाइट अच्छी रखोगे तो अच्छे हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे, नहीं तो हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाएंगे, और कम ज्यादा हो गए तो बीमारी। एक बात हमेशा याद रखना, हार्मोन्स कम हुआ तब भी बीमारी, हार्मोन्स ज्यादा हुआ तब भी बीमारी।
तो हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। बोलते हैं ना फलाना इंसान को स्ट्रेस था बहुत दिनों तक, तो उसका हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए तो उसको 2-4 बीमारियां होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस की कंडीशन में आपको जब स्ट्रेस होता है, किसी चीज का डिप्रेशन होता है, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से 5-6 बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए कहते हैं तनाव मुक्त रहा करो आप। अगर स्ट्रेस हुआ तो बीपी वीपी सबकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो हम कल मिलेंगे आपसे।